we'll talk about the naval administration now. And Shivaji, when he conquered part of Konkan, he came in contact with the sea, and then he uh, started, building his navy as he came in contact with other naval power also, Portuguese, British, and Sindhi. So in the first part, we will talk about the naval policies, and then later on what kind of navy Shivaji had, and we'll also discuss about some of his naval engagements. कोकन में जो लैंड था, क्रीक एंड रॉक, दे वेर इफेक्टिवली यूज्ड बाय शिवाजी टू बिल्ड हिज नेवी. As this creek and rock, they can be very effectively used for sheltering the ship and to make it as a naval stronghold. uh, नेवी, आज्ञा पत्र जो है जिसमें शिवाजी के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, वो कहते हैं कि नेवी जो है एक इंडिपेंडेंट लिम्ब ऑफ स्टेट है, राज्य का एक एक अलग अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट. एंड जिस तरीके से राजा की जो स्ट्रेंथ होती है जमीन पर उसके कैवेलरी के ऊपर होती है, उसी तरीके से समुद्र के ऊपर उसकी जो मास्टरी होती है, दैट इज जनरली इन द हैंड ऑफ हिज नेवी. देयरफॉर नेवी शुड बी बिल्ट. The ship should be well equipped with brave and efficient fighters, guns, matchlock and ammunition. The ship should not be too big, too small. And अरेंजमेंट किस तरीके से होती थी, जैसे कि हर हर एक यूनिट में 5 गुराब होते थे और 15 गलबत होते थे. गुराब बड़े शिप होते हैं, गलबत छोटे शिप होते हैं. और 200 शिप मिला के एक सूबा होता था. जिस तरीके से जमीन पर सूबा होता था, उस तरीके से जहाजों का भी सूबा बनाया जाता था. एंड देयर वर 2 सुबास अंडर शिवाजी. और सबके ऊपर जो एक अधिकारी होता था, उसको सर सूबेदार कहा जाता था. नेवी के मेंटेनेंस के लिए एक पर्टिकुलर एरिया का रेवेन्यू जो आता था, वो असाइन कर दिया जाता था कि दिस रेवेन्यू इज टू बी यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ नेवी. एंड उसके अलावा जो फोर्ट से जो इनकम होता था, वो उनको इंस्ट्रक्शन था कि दैट इज नॉट टू बी टेकन बाय द नेवी, अदरवाइज देयर आर चांसेस ऑफ करप्शन एंड दैट विल आल्सो लीड टू द हरासमेंट ऑफ मर्चेंट. हार्बर जो होते थे उसको वेल प्रोटेक्ट करके रखना है, दिस इज द पॉलिसी ऑफ शिवाजी. अदरवाइज इफ द हार्बर्स आर नॉट वेल प्रोटेक्टेड, द मर्चेंट्स विल नॉट कम फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस एंड देयर विल बी लॉस ऑफ रेवेन्यूज. किंग का प्रेस्टीज भी उससे कम होगा. ट्रेड शुड बी इनकरेज. The ship should sail out in the sea to keep watch over the enemy. एंड जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी मिलती थी, उसके बाद ही एनिमी की टेरिटरी को लूटना एक दैट वाज अ सोर्स ऑफ इनकम. मर्चेंट शिप की तरफ शिवाजी की क्या क्या पॉलिसी थी? द मर्चेंट शिप एंड कोळीज जो फिशिंग करने के लिए जाते हैं समुद्र में, दे शुड नॉट बी ट्रबल, दे शुड बी प्रोटेक्टेड. ऑन द अदर हैंड, जो मर्चेंट शिप होते थे, दे हैव टू टेक परमिशन आफ्टर पेइंग सम फाइन सो दैट दे कैन गो सेफली थ्रू द वाटर्स to the sea that is under the control of the Maratha. They can be inspected, and if they are carrying the goods without paying any taxes to the Marathas, they can be fined. They need to pay taxes for the good they are carrying. Mm, and after obtaining permission, only these ships, foreign ships, they will be allowed to buy wood or any other good from the forts. The foreign merchant, लेकिन उनको तंग नहीं करना चाहिए. They should not be trouble, but depending on their position and wealth, they should be given proper respect. और इस तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि फॉरेन मर्चेंट्स शुड ट्रेड विथ आवर पीपल. जब नेवल एंगेजमेंट होती है, जब लड़ाई होती है दुश्मन के साथ में, तो हमेशा क्या कोशिश करनी चाहिए, ये भी आज्ञा पत्र में लिखा हुआ है. अ, आप विंड का डायरेक्शन इस तरीके से हो कि जिसका हमें एडवांटेज मिले, सो दैट आवर शिप कैन सेल वेरी फास्टर. अगर विंड हमारे अगेंस्ट में हो, if the wind is to the advantages to the enemy, then you should not engage in fight. On the other hand, you should withdraw to the coast to come back to the harbor. And ship enemy जो है, उसके ship के बहुत close नहीं जाना है आपको, but you should fire on him from the distance. Even if enemy is inclined to surrender, don't trust him. It could be a trap. They may say you are surrendering, but if you go close, they may suddenly attack you and you will not be prepared. लेकिन enemy अगर surrender करने के लिए तैयार हो, तो भी तुरंत पास में नहीं जाना है, बल्कि अपने शिप उसके उस शिप के आसपास में रख के धीरे धीरे उनको कहना है कि आप हार्बर के पास में अपने शिप को ले जाइए. एंड द लाइफ ऑफ द सेलर इज नॉट टू बी रिस्क. शिप को कैसे शेल्टर करना है, ये इसके बारे में भी जानकारी आज्ञा पत्र में मिलती है
कि स्ट्रॉम जब बारिश आने वाली होती है, बारिश के समय बहुत तूफान आते हैं समुद्र में, उसके 1-2 हफ्ते पहले ही सारे शिप हार्बर में पोस्ट पे लेके आइए। सेम पोर्ट में बार बार नहीं रहना चाहिए, इसको ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इफ यू गो टू द सेम एरिया एवरी ईयर, द सराउंडिंग पॉपुलेशन दे विल बी ट्रबल बाय द सोल्जर। और दूसरी बात ये है कि हर एक ही पोर्ट पे हम लोग हर सीजन में अगर अपनी शिप रखते हैं, तो एनिमी विल कम टू नो दैट यहाँ पर मराठों की जहाज हर समय रहते हैं, सो दे मे प्लान एन अटैक। सी एक समुद्र के पास में कोई बड़े से किले का सहारा लेकर, आसरा लेकर उसके पास में अपने जहाज रखने चाहिए। एनिमी उस किले के ऊपर तोहफे लगी होती है, और उस किले के भय के कारण कोई शत्रु हमारे जहाजों के ऊपर सडनली आक्रमण नहीं कर सकता। इनसाइड द क्रीक, जो समुद्र के बीच में समुद्र जहाज थोड़ा बीच में आ जाता है और बाजू में जमीन होती है, वहां पर जाकर शिप को रखना चाहिए, ताकि तूफान भी आए तो यू अवर शिप आर प्रोटेक्टेड। द होल फ्लीट, पूरे के पूरे जहाज जो है वो एक जगह पर कभी नहीं रखना चाहिए, इट शुड बी केप्ट एट द डिफरेंट प्लेसेस। रात को पेट्रोलिंग होनी चाहिए, रात को शिप पे और आजू बाजू के क्रीक पे पेट्रोलिंग हो। कैंप एंड फोर्ट में नेसेसरी सप्लाई जरूर होना चाहिए। जो जहाज के लिए जो लकड़ी लगती है उसको परमिशन लेके उन लोगों, ये बात पहले भी मैं बता चुका हूँ, फार्मर की परमिशन लेके तब उसको काटना चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जो लोगों के पेड़ होते हैं, वो उसको नहीं काटना चाहिए जनरली। अगर कोई पेड़ बहुत उसमें कोई लाइफ अगर नहीं रहा है, तो उस पेड़ को परमिशन लेके एंड आफ्टर पेइंग सम कंपनसेशन यू कैन कट कट दैट ट्री। 1675 में शिवाजी ही हैज कॉन्कर्ड कल्याण भिवंडी, और उसके बाद में हिज बॉर्डर है टच सी, वी विल बी टॉकिंग अबाउट नाउ बिगिनिंग। And by making a very good use of geography, Shivaji had constructed forts and where the ship can take shelter. The sea coast, he made it as a very strong naval hold. And 1657 में शिवाजी ही started ship manufacturing. पुर्तगीज लोगों को उसने अपने नौकरी में रखा, बिकॉज पुर्तगीज वेर गुड एट शिप बिल्डिंग, एंड इट रिपोर्टेड दैट he had 300 Portuguese working for him. And in order to get Portuguese help, he declared that these ships are built to fight his war against Sindhi. लेकिन जो गोवा के जो पुर्तगीज गवर्नर थे विजय, उनको ये लगा कि पुर्तगीज हमारे ही लोग शिवाजी को जहाज बनाने में मदद कर रहे, एंड वन डे शिवाजी विल यूज दिस शिप अगेंस्ट अस। सो विजय ही डिक्लेयर्ड दैट कि पुर्तगीज, कोई भी पुर्तगीज शिवाजी के अंडर काम नहीं करेगा। शिवाजी, बीजापुर और मुगल, ये सारे के सारे इनके अंडर जो भी पुर्तगीज काम करते हैं, दे शुड गो बैक टू पोर्तुगाल। एंड वन डे सडनली जो पोर्तुगीज शिवाजी के अंडर काम कर रहे थे, दे लेफ्ट वसई, जहां पर शिवाजी ने अपना ये शिप बिल्डिंग कारखाना शुरू किया था, एंड दे लेफ्ट फॉर बॉम्बे बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ विजय। लेकिन उसके पहले करीब करीब 20 जहाज शिवाजी ने पोर्तुगीज की मदद से बना लिए थे। टीकवुड वाज यूज्ड फॉर शिप बिल्डिंग, यू नो टीकवुड जनरली पानी में खराब नहीं होता है, और उसमें जो कील लगती है उस कील में इंटरेस्टिंगली करोजन नहीं होता है। तो टीकवुड इज अ वुड व्हिच इज जनरली यूज्ड फॉर शिप बिल्डिंग। 1667 में पोर्तुगीज के करस्पॉन्डेंस में हमें जानकारी मिलती है कि नाउ दे आर स्टार्टेड फियरिंग नेवल स्ट्रेंथ ऑफ शिवाजी, एंड व्हाइल कॉन्करिंग द कोस्टल एरिया ऑफ कोंकण, शिवाजी ही आल्सो डिप्लॉयड हिज नेवी। Ships were beginning to be built up at Kalyan Bhimandi, Panvel, Kulaba, Vijayadurg, and Malwan. And in 1664, Shivaji started construction of one of the important coastal fort, that is Sindhudurg. And according to चित्रगुप्त बखर, ये सिंधुदुर्ग को कंस्ट्रक्शन करने में भी शिवाजी ने कुछ पोर्तुगीज लोगों की मदद ली थी, क्योंकि पानी में नींव डालना, पानी में फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करना ये बहुत चैलेंजिंग होता है। अभी डिफरेंट टाइप ऑफ शिप्स क्या थी शिवाजी की नेवी में, वो हम देखते हैं। जो राउंड जिनका कंस्ट्रक्शन होता था, राउंड टाइप की शिप जो होती थी, जनरली दे वेर यूज फॉर कार्गो। ये बड़ी साइज की होती थी और इसमें बहुत सामान ले जा सकते थे। जो लॉन्ग साइज की शिप होती थी, दे कैन कट थ्रू द वाटर वेरी फास्ट एंड दे वेर सुटेबल फॉर द वॉर। लेकिन कोई बहुत स्ट्रिक्ट डिस्टिंक्शन नहीं था, कई बार दोनों तरीके की शिप दोनों चीजों के लिए, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड एंड फॉर वॉर, दे वेर यूज। कार्गो शिप इन एनी केस हैज टू कैरी एम्यूनेशन एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पिराट, जो समुद्र के ऊपर जो लुटारू होते थे,
जो पिराट्स होते थे उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्गो शिप हैज टू कैरी एमुनेशन। शिवाजी के नेवी में जो अलग अलग प्रकार के जहाज थे उनके नाम हमें मिलते हैं सभासद बखर से। गुराबा, गलबत, तरंडी, तारवे, शिबट, पागार। एंड इसमें चिटनीस और ऐड करते हैं माचवे, बाबोर, तिक्ताई, पाल। तो these were the different type of ships used by Shivaji's army. Gurab, they were of different size, having three or single mast मतलब जिसके ऊपर बहुत बड़ा कपड़ा लगता था। एक लकड़ी होती थी बहुत बड़े, और उसके साथ में कपड़ा होता था, और उस कपड़े में ही जब हवा आती थी तो उस हवा के सहारे से शिप यूज टू प्रोपेल फॉरवर्ड, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ मेन। And he mentioned the Gurab of very big size, 350 ton, एंड उसके ऊपर कैनन भी होती थी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तिरकती वाज शिप व्हिच वाज हैविंग थ्री मास्ट। तरंडे, तारू, शिवाडे, मावचे, मचवे, they were small ships, and very small boat were called pagar. And it is believed that from the account of the Britishers that Shivaji also had merchant ships, and they carried out salt trade. So these are the different type of ship. You see, this is a cargo ship. Generally, they had a round shape and they carried this is not a ship of Shivaji's time. I'm just showing you how the cargo ship generally is. Generally, they have a round shape and they can carry a lot of goods. And this is a battleship. You see, this is a very tapering kind of shape it has, so that it can propel through the water very fast. Again, let me mention that this is also not ship of Shivaji's time. We come across certain painting of Shivaji's time ship, and this is a kind of ship that were generally used during the medieval period. So you see, this is a cloth generally tied up with help of the huge wood structure called mast, and the wind speed is generally used for the propelling of the ship forward. This is a galbat, which is a model in fact. Then this is again another galbat. You see, and this is a gurab, generally bigger kind of ship having number of masts so that it can go with a huge mast. Then this is pal, gurab. This is gurab and this is a pal. Pal is the very biggest ship, and this is called oars. With the help of the oar, the soldiers can propel the ship forward. Now, there are certain conflicts which we will discuss about, where we come across the naval achievement of Shivaji. And generally, Shivaji came into conflict with Siddhi. Siddhi was very strong on sea, and he was generally held by the Britishers. So he raided Maratha territory and he captured the people. Shivaji, he sent Raghunath Ballal with 5 to 7,000 people against Siddhi. The Danda Rajpuri and that Zanjira fort we have already seen earlier. Those were the stronghold of Siddhi, and the Shivaji's people, they managed to capture the coastal area near Zanjira, and Siddhi was left, confined to Zanjira. Zanjira, of course, could not be conquered by Shivaji, but Shivaji had treaty with Siddhi, and the coastal area it remained with the Marathas. Shivaji constructed fort on the coast, and he said put check on the activities of Siddhi, as he has to now remain confined to Zanjira fort. And in 1669, Shivaji attacked Zanjira with the full force to, he was now determined to finish Siddhi. He also tried to create dissension among Siddhis, and the head Siddhi Fateh Khan, he was promised Jagir by Shivaji, but then other Siddhis, they rebelled against Fateh Khan. Fateh Khan was put in the confinement, and Siddhi Sambal, now he became the chief of Siddhis, and then he surrendered to Mughal. He took, he became vassal of the Mughal. Siddiq Qasim became Kiledar of Zanjira. Siddiq Hariyat, he remained on the coastal area. Now they got help of the Mughals, so they again became quite strong. Siddiq Qasim, he won back certain coastal area that was conquered by Shivaji from Siddhi. And 1672, Aurangzeb, he sent 36 ships to help Siddhi against Shivaji, and they destroyed nearly 500 small boats of Shivaji and also looted Shivaji's coastal area. And at this time, the French people, they sold lead to Shivaji for the construction of the sea fort. Shivaji again made attempt of conquering Zanjira in 1675, but he was again not successful, because for the important reason that Shivaji did not had a very big
cannon and big ship. So Navy continued to remain weak, and Siddhi he continued to get help from the British and Portuguese. Now Shivaji is dealing with Portuguese. Portuguese, they believe that they are the masters on the sea, and they made it mandatory that all the ships that is going from the sea, they had to take permission of the Portuguese. And Siddhi, Portuguese, they used to capture Maratha ship with which plied in the water without their permission. And in retaliation, Marathas also started capturing Portuguese ship. And finally, Portuguese, they agreed that we will give you the same permission to the Maratha ship that we generally give to the Mughal ship. Now let us talk about another naval power, that is Britishers. Britishers, they opened factory at Rajapur for trading in the spice in 1649, and later on they got Bombay Island from Portuguese, and they were definitely very uncomfortable with growing Maratha power. And in order to keep check on Marathas, they kept on supporting Siddhi against the Marathas. As it's already referred, Siddhi's activities, he will take shelter in Bombay and raid the Maratha territories. And to put check on this British as well as the activities of Siddhi, Shivaji decided that Khanderi Island near Bombay should be captured, and we will try to build a fort there. So from this island, it was strategically placed. One can keep check on the activities of Siddhi and British both. So but the Britishers claimed that Khanderi is within their jurisdiction and it belonged to Britishers. In 1672, Daulat Khan, Shivaji's men, and Manak Bhandari, they tried to take Khanderi. Some Marathas, they landed at Khanderi and they started constructing wall. But the British opposed with the full force and the Marathas has to withdraw. Then in 1679, Shivaji again tried to take Khanderi. British received that the Marathas in large number, they have reached Khanderi, and in 1679, the battle was fought. It was a naval engagement between the British and the Marathas, and in which there were certain British officers where they died, and certain British ships were captured by the Marathas. So this victory against the Britishers, this has increased the confidence of the Marathas. In October 1679, they fought another battle, British and the Marathas, which was indecisive. In this naval engagement, one of the advantage that the Marathas had, that they had a very small boat, small ships. They can be easily maneuvered. They will come to the close to the bigger ship of Britishers. They will attack and then they will run away again. But nevertheless, the Britishers, they really had a very strong and advanced artillery, and the Marathas could not stand against that artillery. The Britishers, they continued to support Siddhi, and the war continued throughout 1679. And the Britishers, they were in trouble because of the shocking tactics, sudden attack of the Marathas and running away. And finally, they started negotiation, and in January 1680, the kind of agreement was signed between the Marathas and the Britishers. Anaji Datto was the Maratha noble, and he promised that he will get consent of Shivaji for the agreement, but that, before that Shivaji died. Uh, the causes of success was that, Khanderi, which was very close to Maratha territory, and he could always support the Marathas could always support the fighting that is taking place at and around Khanderi. The Maratha ships were very light and they can very easily move in the shallow water. And in contrast, the British ships used to be very heavy, but they were loaded with very heavy cannon. And the Marathas, but they tried. The war strategy of the Marathas were that the Britishers should not be given time to use that cannon. Suddenly attack, and before the ship could turn and attack the Marathas used to run away with their small ships. Now, according to Sabasad, Shivaji had two squadrons of 200 ships each. So altogether, he had nearly 400 ships. There were people like Koli, Bhandari, Gabit, Bhoi, Karwai, and Paldi Muslim in Shivaji's naval forces. The ship crew were generally of two types, gunner and ordinary soldier. Ordinary soldier, well, okay, they will generally try to get into enemy ship and fight. And the gunners, they will definitely can have a capacity to fire from distance. So they were much in demand. And definitely, in spite of all this achievement and Shivaji's attempt, there were certain shortcomings that remain in Maratha Navy. Shipbuilding was not very technically advanced. Ship could not sail in the deep water. They will just remain on the shallow water across the coast. Artillery remained the weak as usual with the Marathas, and Navy in general, it remained common weakness of the Indian ruler in contrast to the European people.